तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज का एपिसोड नंबर 7 आज रिलीज हुआ है और इसके बाद सीरीज में सिर्फ 2 एपिसोड्स बाकी हैं, जो कि आने वाले वीक्स के अंदर रिलीज हो जाएंगे। बाकी अगर आपने एपिसोड 7 से पहले तक के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको उन सारे एपिसोड्स की वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगी, क्योंकि मैंने डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के एपिसोड नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे एक्सप्लेन करे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप सिंपली उन सारी वीडियोस को वॉच कर लेना। बाकी दोस्तों, आपको आज वाली वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर डेयरडेविल जरूर लिखना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कि पूरे शहर के अंदर म्यूज का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और ये जो म्यूज होता है वो शहर के 60 से भी ज्यादा लोगों को गायब करके उनकी बॉडी से उनका पूरा ब्लड निकालकर उन्हें जान से मार देता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि म्यूज एक साइको होता है जो कि इंसानों की बॉडी से ब्लड निकाल के उनके ब्लड से पेंटिंग्स बनाता है। और इसीलिए जब इस म्यूज के बारे में हेक्टर एला की भतीजी को पता लगता है, तब वो म्यूज के बारे में पता करने के लिए सीधा मैट मुर्डॉक से बात करती है, लेकिन मैट उसे ये सब करने से मना कर देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि हेक्टर की भतीजी अकेले म्यूज को ढूंढने निकल जाती है, जिसके बाद म्यूज उसे कैप्चर कर लेता है और अपने अड्डे पर लाकर उसकी बॉडी से ब्लड निकालने लगता है। लेकिन जब इसके बाद ही मैट को ये खबर लगती है कि हेक्टर की भतीजी गायब हो चुकी है, तब उसके बाद ही वो जल्दी से उस बच्ची का पता करता है और सीधा म्यूज के अड्डे पर जाकर म्यूज को बीट करके बच्ची को बचा लेता है। हालांकि पूरे शहर में म्यूज के आतंक को देखकर शहर का मेयर यानी कि विल्सन फिस्क भी एक्टिव हो जाता है, और फिर वो म्यूज को पकड़ने के लिए पूरे शहर के सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर्स को इकट्ठा करके उनकी एक स्पेशल टास्क फोर्स टीम बनाता है, जिनका काम होता है म्यूज को ढूंढकर पकड़ना और उसे जान से मार देना। अब आगे तो एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग होती है विल्सन फिस्क के मेयर ऑफिस से, जहाँ पर इस टाइम पर विल्सन फिस्क, बक और डैनियल के साथ होता है, और यहाँ पर ये तीनों मिलकर म्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि म्यूज की वजह से पूरे शहर में बहुत ज्यादा डर का माहौल बन चुका है, क्योंकि म्यूज ने बीते कुछ टाइम के अंदर शहर के 60 लोगों से भी ज्यादा लोगों को गायब कर दिया है और उन सबकी बॉडी से सारा ब्लड निकाल के उन्हें जान से मार दिया है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ही जो डैनियल होता है वो विल्सन फिस्क से कहता है कि अभी हाल ही में एक छोटी सी बच्ची जिसे म्यूज ने पकड़ लिया था वो म्यूज के कब्जे से बाहर निकल चुकी है। ये बात सुनकर विल्सन फिस्क को खुशी होती है और इसीलिए वो डैनियल से पूरी डिटेल मांगता है, जिस पर डैनियल उसे बताता है कि जिस बच्ची को म्यूज ने कैप्चर किया था उसने उसकी बॉडी के अंदर से 2500 मिलीलीटर यानी कि 2.5 लीटर खून निकाल लिया था, और उसके बाद वो उसका सारा ब्लड निकाल के शायद उसे जान से भी मार देता। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले वहाँ पर डेयरडेविल आ गया और उसने उस बच्ची को बचा लिया। अब डेयरडेविल का नाम सुनते ही जो विल्सन फिस्क पहले खुश हो रहा था वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि विल्सन फिस्क शहर के अंदर विजिलेंटिस को हीरो बनते हुए नहीं देख सकता है। साथ ही साथ वो कुछ टाइम पहले मैट को धमकी देकर भी आया होता है कि अगर अब मैट मुर्डॉक ने डेयरडेविल बनकर शहर में विजिलेंटी गिरी करी तो फिर वो उसे पकड़ के जेल में डाल देगा। लेकिन अब दोस्तों, इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा मैट मुर्डॉक को देखते हैं। मैट मुर्डॉक सीधा अपने घर आता है और नहाने जाता है, लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर हैटर उस टाइम पर उसके घर में होती है, इसलिए वो इस बात को नोटिस करती है कि मैट की बॉडी के ऊपर कई सारे जख्मों के निशान हैं, और ये सारे जख्मों के निशान एज ऑफ कोर्स उसे म्यूज से लड़ते हुए मिले थे। लेकिन इन सारे जख्मों को देखकर जैसे ही डॉक्टर हैटर मैट मुर्डॉक से पूछती है कि आखिरकार उसे सारी चोटें कैसे लगी है, तब मैट डॉक्टर हैटर की बातों को इग्नोर कर देता है और उसकी बात टालते हुए उसे ये बोल देता है कि यह सब सिर्फ कोइंसिडेंस है, वो एक्चुअली में एक ब्लाइंड है, इसलिए उसे कुछ दिखता नहीं है, और इसीलिए तुक्के से वो किसी गलत जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे चोट लग जाती है। लेकिन दोस्तों, अब इसके बाद ही मैट मुर्डॉक सीधा अपने लॉ फर्म जाता है और वहाँ पहुंचने के बाद ही मैट से मिलने चेरी आता है, जो कि मैट को पहले तो ये बताता है कि पूरे शहर में डेयरडेविल के किस्से फिर से सामने आ रहे हैं, और धीरे धीरे करके शहर के लोगों को ये पता लग रहा है कि हेक्टर एला की भतीजी को म्यूज से जिसने बचाया है वो और कोई नहीं बल्कि डेयरडेविल ही है। लेकिन ये बात बताने के बाद ही चेरी मैट के ऊपर गुस्सा होता है एंड वो उससे कहता है कि तुम्हें फिर से डेयरडेविल बनने की क्या जरूरत है, तुम ऐसे ही बिल्कुल ठीक हो, इसलिए डेयरडेविल बनकर तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चेरी की बात सुनकर मैट उसे समझाता है कि असल में डेयरडेविल बनना उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उस टाइम पर उसके लिए सबसे जरूरी था हेक्टर एला की भतीजी की जान बचाना, और इसीलिए उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लेकिन अब दोस्तों, इसके बाद ही मैट मुर्डॉक हेक्टर एला की भतीजी से मिलने के लिए सीधा हॉस्पिटल जाता है, और वहां कर वो उसे पूछता है कि जब म्यूज ने उसे अपने अड्डे पर कैप्चर किया था तब उस टाइम पर उसने क्या क्या अजीब चीजें देखी थी। ये बात सुनकर हेक्टर की भतीजी मैट को ये बताती है कि जिस जगह पर म्यूज ने उसे कैप्चर किया था उस जगह पर कई सारे लोगों के चेहरे बने थे, और एक्चुअल में वो सब पेंटिंग्स थी जिसे म्यूज ने खुद ही क्रिएट किया था। ये बात सुनकर मैट को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि शायद से म्यूज जिन भी लोगों को मारता है वो शायद से उनकी पेंटिंग्स भी बनाता है। हालांकि दोस्तों, इसी टाइम पर हमें ये भी पता लगता है कि म्यूज का जो अड्डा था वहाँ पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी, और इसीलिए पुलिस ने धीरे धीरे करके वहाँ से कई सारी चीजें बरामद करी थी, जिनसे कि उन्हें म्यूज के बारे में बहुत कुछ पता लग गया था। और अब जाकर न्यूयॉर्क की पुलिस को म्यूज के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता लग गया होता है, और इसीलिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक डिटेक्टिव सीधा मेयर विल्सन फिस्क के ऑफिस जाती है, और वहाँ पहुंचकर वो विल्सन फिस्क को म्यूज के बारे में डिटेल्स देने लगती है। लेकिन दोस्तों, अब इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि डॉक्टर हैटर, जो कि इस टाइम पर अपने क्लिनिक में होती है, वहीं पर उससे मिलने के लिए
उसका एक पेशेंट आता है और ये पेशेंट बिल्कुल ही नया पेशेंट होता है जो कि अपना नाम बेस्टियन कूपर बताता है। और अब क्योंकि डॉक्टर हैटर एक साइकेट्रिस्ट है यानी कि दिमाग की डॉक्टर, इसीलिए वो यहाँ पर बेस्टियन से मिलकर धीरे धीरे करके उसके दिमाग की कंडीशन को जानने लगती है और वो बातचीत करके ये जान जाती है कि बेस्टियन काफी ज्यादा डिप्रेशन में है एंड उसकी दिमागी हालत दूसरे इंसानों से काफी अलग है। साथ ही ये बेस्टियन कूपर यहाँ पर डॉक्टर हैटर को ये बताता है कि बचपन में जब वो छोटा था तब उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, साथ ही साथ वो उस पर टाइक्वांडो सीखने का भी प्रेशर डालते थे जो सीखने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बेस्टियन जिस तरह की डॉक्टर हैटर से बातें करता है, उन सारी बातों को सुनकर डॉक्टर हैटर ये समझ जाती है कि ये बेस्टियन कोई आम इंसान नहीं है बल्कि ये एक साइको इंसान है जिसकी पास्ट लाइफ काफी ज्यादा डार्क रही है। हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर दूसरी तरफ जो डिटेक्टिव विल्सन फिस्क को म्यूज की डिटेल्स दे रही होती है वो भी विल्सन फिस्क से बेस्टियन कूपर की बात करती है और वो विल्सन फिस्क को ये बताती है कि उसे म्यूज होने का जिस पर शक है वो और कोई नहीं बल्कि बेस्टियन कूपर है। और इसीलिए दोस्तों यहीं से हम भी ये समझ जाते हैं कि डॉक्टर हैटर के सामने जो पेशेंट बनकर बैठा है यानी कि बेस्टियन कूपर वो और कोई नहीं बल्कि म्यूज है और इसीलिए इस टाइम पर डॉक्टर हैटर की जान खतरे में है। और दोस्तों ये बात धीरे धीरे करके डॉक्टर हैटर भी समझ जाती है क्योंकि जब बेस्टियन डॉक्टर हैटर से बातचीत कर रहा होता है तब उसकी अजीब हरकतें देखकर डॉक्टर हैटर को काफी ज्यादा शक होने लगता है। लेकिन फिर उसके बाद ही बातचीत करते करते बेस्टियन के नाक से खून निकलने लगता है। बट ये देखकर बेस्टियन एक पेपर लेता है और अपने नाक के खून से एक पेंटिंग बनाने लगता है और इसीलिए ये चीज देखकर डॉक्टर हैटर श्योर हो जाती है कि उसके सामने बैठा इंसान और कोई नहीं बल्कि म्यूज है। और फिर इसीलिए डॉक्टर हैटर जैसे डर के वहां से भागने की कोशिश करती है वैसी बेस्टियन कूपर यानी कि म्यूज उसे पकड़ लेता है एंड डॉक्टर हैटर को कैप्चर करके उसके हाथ पर बांध देता है। अब दोस्तों इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम डेयरडेविल को देखते हैं जो कि अपने डेयरडेविल के कॉस्ट्यूम में आकर म्यूज के बारे में डिटेल्स निकालने आया होता है और म्यूज के बारे में पता करने के लिए वो सीधा म्यूज के अड्डे पर आता है जहाँ पर ऑलरेडी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि हेक्टर एला की भतीजी ने उसे हॉस्पिटल में बताया था कि म्यूज ने अपने अड्डे पर कई सारे लोगों के चेहरे की पेंटिंग्स बना रखी थी और इसीलिए डेयरडेविल को एक शक है कि म्यूज जिन भी लोगों को मारता है वो शायद से उनकी पेंटिंग्स भी बनाता है। एंड इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जैसे डेयरडेविल इन सारी पेंटिंग्स को देखता है वैसे कई सारे लोगों की पेंटिंग्स में उसे एक पेंटिंग डॉक्टर हैटर की भी मिलती है। यानी कि दोस्तों म्यूज ने पहले से ही डॉक्टर हैटर के चेहरे की पेंटिंग बना रखी थी और इसीलिए डॉक्टर चेहरे के फेस की पेंटिंग को देखकर डेयरडेविल ये समझ जाता है कि हो ना हो डॉक्टर हैटर की जान खतरे में है और म्यूज उस पर हमला करने वाला है। और इसीलिए डेयरडेविल बिना देरी किए वहां से निकल जाता है और वहां से सीधा डॉक्टर हैटर के क्लिनिक की तरफ आने लगता है। हालांकि इसी टाइम पर वहां पर जो पुलिस टीम होती है वो ये नोटिस कर लेती है कि डेयरडेविल वहां पर आया था और इसीलिए डेयरडेविल ने डॉक्टर हैटर की जो पेंटिंग देखी होती है उसे पुलिस भी देख लेती है एंड इसीलिए पुलिस भी इस बात को लेकर श्योर हो जाती है कि हो ना हो डॉक्टर हैटर की जान खतरे में है, जिस वजह से पुलिस जल्दी से अपनी टीम को तैनात करती है और फटाफट से पूरी पुलिस टीम भी डॉक्टर हैटर के क्लिनिक की तरफ निकल जाती है ताकि वो लोग भी डॉक्टर हैटर को म्यूज से बचा सके। हालांकि दोस्तों पुलिस टीम रास्ते में मेयर विल्सन फिस्क को भी इस बात की खबर दे देती है जिससे कि मेयर विल्सन फिस्क को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर हैटर की जान खतरे में है एंड ये बात सुनकर उसे भी बहुत गुस्सा आता है। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि मेयर विल्सन फिस्क और उसकी वाइफ वेनिसा दोनों ही डॉक्टर हैटर के पेशेंट्स हैं एंड इसी वजह से दोस्तों हम ये देखते हैं कि विल्सन फिस्क अपनी बनाई हुई नई टास्क फोर्स टीम को खुले ऑर्डर्स देता है कि वो सीधा जाए और म्यूज को पकड़ ले। बाकी दोस्तों इसी टाइम पर हम म्यूज को देखते हैं जो कि डॉक्टर हैटर को पूरी तरह से बांधकर उसकी बॉडी से ब्लड निकालने लगता है। लेकिन फिर दोस्तों सही टाइम पर वहाँ पर डेयरडेविल आ जाता है और वो शीशे को तोड़ते हुए सीधा क्लिनिक के अंदर एंटर होता है और अंदर आने के बाद ही डेयरडेविल सीधा म्यूज को पकड़ता है एंड उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। अब इन दोनों की लड़ाई के दौरान ही हम ये देखते हैं कि विल्सन फिस्क की बनाई हुई टास्क फोर्स टीम और पुलिस टीम दोनों ही वहाँ पर पहुंच जाती है और इसीलिए टास्क फोर्स टीम भी धीरे धीरे करके बिल्डिंग के ऊपर आने लगते हैं। बाकी इधर डेयरडेविल और म्यूज की लड़ाई काफी ज्यादा खूंखार हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे का काफी खून निकाल देते हैं। लेकिन फिर इसी टाइम पर डॉक्टर हैटर म्यूज की बंदूक उठाती है और उसकी बंदूक से म्यूज को ही गोलियां मार देती है जिससे म्यूज की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर हैटर भी घायल थी एंड उसकी बॉडी से भी काफी सारा ब्लड निकल गया था इसलिए वो भी कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। लेकिन अब इसी टाइम पर टास्क फोर्स टीम भी वहाँ पर एंटर होने वाले होते हैं और इसीलिए डेयरडेविल जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जैसी टास्क फोर्स की टीम अंदर एंटर होती है वैसे वो लोग ये देखते हैं कि म्यूज मरा पड़ा है और उसने यहाँ पर डॉक्टर हैटर को कैद करके रखा था। अब इसके बाद ही विल्सन फिस्क को भी ये पता लगता है कि म्यूज मर चुका है और इसीलिए वो भी उस स्पॉट पर आता है जहाँ पर म्यूज की लाश पड़ी होती है। और यहाँ पर आने के बाद ही टास्क फोर्स की टीम विल्सन फिस्क को बताती है कि यहाँ पर हमारे आने से पहले डेयरडेविल आया था और उसने यहाँ पर म्यूज से फाइट भी की थी। लेकिन फिर दोस्तों ये बात सुनकर विल्सन फिस्क अपनी टास्क फोर्स टीम से कहता है कि वो लोग डेयरडेविल को बिल्कुल भूल जाएं, डेयरडेविल का कोई जिक्र नहीं करेगा और यहाँ पर इस म्यूज से डेयरडेविल ने नहीं बल्कि हमने यानी कि टास्क फोर्स टीम ने फाइट करी है और तुमने ही इसे मारा है। यानी कि दोस्तों विल्सन फिस्क म्यूज को मारने का सारा क्रेडिट अपनी टास्क फोर्स टीम को देता है। और फिर इसलिए दोस्तों जब मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब वहाँ पर भी मेयर विल्सन फिस्क इसी बात को डिक्लेयर करता है कि म्यूज जैसे खतरनाक साइको क्रिमिनल को उसकी टास्क फोर्स टीम ने जान से मार दिया है और इसीलिए उसके और उसकी पूरी टास्क फोर्स टीम के रहते पूरी शहर हिफाजत से रहेगी और अगर शहर पर कोई भी खतरा आता है तो वो और उसकी टास्क फोर्स टीम उस खतरे को मिटा कर रख देंगे। हालांकि दोस्तों इसी टाइम पर जो डैनियल था उसके एक फ्रेंड बीबी यूरिक नाम के न्यूज़पेपर में ये बात छाप देती है कि म्यूज को मारने वाले टास्क फोर्स टीम नहीं बल्कि डेयरडेविल है। और दोस्तों अगर आप इस रिपोर्टर को भूल गए तो मैं आपको बता दूं कि ये वही रिपोर्टर है जिसने कि विल्सन फिस्क के एज मेयर जो भी शहर में प्लान्स होने वाले हैं उनके बारे में भी न्यूज़पेपर में छाप दिया था और वो सब उसे पता लगा था डैनियल की वजह से क्योंकि डैनियल ने नशे में आकर सब कुछ बक दिया था। लेकिन इस बार जब वो न्यूज़पेपर में डेयरडेविल के बारे में छापती है तब डैनियल उसे बुलाता है एंड वो अपने ऑफिस में उसे बुलाकर काफी ज्यादा धमकाता है और वो उससे कहता है कि वो अपने अखबार से इस बात को जल्दी से हटा ले कि म्यूज को डेयरडेविल ने मारा है एंड वो इस बात को छापकर
पे कि म्यूज को मारने वाले टास्क फोर्स टीम है, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसके लिए बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि वो ये जानती नहीं कि वो डैनियल और मेयर विल्सन फिस्क कितने ज्यादा खतरनाक आदमी है। बाकी दोस्तों इसके बाद ही हम डॉक्टर हैटर को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि अब खतरे से पूरी तरह से बाहर होती है। और फिर इसलिए जब मैट मुर्डॉक उससे मिलने आता है तब डॉक्टर हैटर उससे कहती है कि उसने म्यूज की यानी कि उस लड़के की जान ले ली है, और इसलिए उसे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। लेकिन यहाँ पर यह बात सुनकर मैट उसे समझाते हुए कहता है कि उस टाइम पर उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जान बचा रही थी और जो करना सही था उसने सिर्फ वही किया है, और इसीलिए तुमने जो उस टाइम पर किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। हालांकि दोस्तों डॉक्टर हैटर यहाँ पर मैट से ये कहती है कि जिस टाइम पर म्यूज ने मुझ पर हमला किया था तो वहाँ पर मुझे बचाने के लिए डेयरडेविल भी आया था, लेकिन वहाँ डेयरडेविल ने आकर मेरा नाम लिया था, और इसीलिए मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिरकार डेयरडेविल को मेरा नाम कैसे पता है। लेकिन मैट जैसी इस बात को सुनता है वैसे वो डॉक्टर हैटर से कहता है कि वो इन सब के बारे में ज्यादा ना सोचे और आराम करे। लेकिन अब दोस्तों इन सब के बाद एपिसोड की एंडिंग आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि शहर का जो क्रिमिनल जिसके ऊपर विल्सन फिस्क ने फाइन लगाया था उससे विल्सन फिस्क की वाइफ वेनिसा ने हाथ मिला लिया था, और अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर ये प्लान करते हैं कि वो लोग विल्सन फिस्क को जान से मार देंगे। और ऐसा करने के लिए विल्सन फिस्क की वाइफ वेनिसा उस क्रिमिनल को मैसेज करके विल्सन फिस्क की लोकेशन बताती है एंड उसे बताती है कि इस टाइम पर वो अकेला है। जिसके बाद ये बात जानते ही वो क्रिमिनल सीधा विल्सन फिस्क के पास जाता है और अपनी गन निकालकर उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले विल्सन फिस्क का आदमी बक उसे जान से मार देता है। एंड फिर दोस्तों इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि विल्सन फिस्क इस चीज के बारे में पहले से ही श्योर था कि हो ना उसकी वाइफ वेनिसा उस पर जानलेवा हमला भी करवा सकती है, लेकिन अब क्योंकि विल्सन फिस्क अपनी वाइफ वेनिसा से बहुत प्यार करता है इसीलिए इतना बड़ा अटैक करवाने के बाद भी वो वेनिसा के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचता है। लेकिन फिर दोस्तों इसके साथ ही ये पूरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के एपिसोड नंबर 7 के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स के अंदर डेयरडेविल या फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन जरूर लिखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।